हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ की जो भर्तियां थी उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो मैं सबसे लास्ट में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में वो चीज़ें बताता हूं जो दूसरों के वीडियो में नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें सब बता देते हैं, बट महीन महीन चीज़ें मैं ही बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। और हाँ, आप लोग भी ना कोई भी भर्ती की जब आता है नोटिफिकेशन, तो सिलेबस, सैलरी, पोस्ट और एलिजिबिलिटी बस देख लेते हो, बाकी कुछ ध्यान से देखते नहीं हो। तो ध्यान से चीज़ों को देखा करो। तो मैं मोटे मोटा जो है वो एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको कि इसकी जो आखिरी डेट है सबमिट करने की फ़ीस की, वो 7/1/2021 है। और 8 तारीख से इसके जो भी हैं वो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो बाकी आप अपना फॉर्म वॉर्म जैसे भरना है आपको सब पता ही है। इसमें कुछ ऐसी बताने वाली बात नहीं, जो मेन मेन बताने वाली बात है वो बता देते हैं। तो इसका जो ये विधानसभा सचिवालय है, इसका सेम टू सेम जो भी है वो ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया कि विधान परिषद से जो अभी थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, सब कुछ सेम टू सेम रख रखा है। फ़ीस प्रोसीजर, पेपर का, एग्ज़ाम का, प्री का, मेंस का, दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, अलग अलग फ़ीस भी देनी पड़ेगी। सिलेबस भी सब कुछ सेम है, वही है। तो आप अपना आराम से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हम लोग करते हैं मेन मेन चीज़ों पे बात। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं तो ये फ़ीस के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पे है सामने। तो अनरिज़र्व्ड के लिए 950, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 950, अनुसूचित जाति के लिए 850, अनुसूचित जनजाति के लिए 850, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 950। अब ये जो ब्लेंडर है, ये कभी समझ में नहीं आया कि जो आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा वो आर्थिक रूप से मजबूत आदमी के बराबर कहाँ से फ़ीस जमा करेगा। खैर, ये तो डिबेट का विषय है, इसको कभी बाद में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। और ये जो नीचे तदैव लिखा हुआ है महिला भूतपूर्व सैनिक में, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर 5 नंबर तक की जो श्रेणी है ना, इसमें आप जहाँ भी आते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना शुल्क सामने देख लीजिएगा। और मेन चीज़ आपको दो चीज़ें इसमें जो मेन हैं वो देखने वाली, कि फॉर्म अगर आप इसका भर रहे हैं तो, या सोच रहे हैं और अभी तक आपने फ़ीस नहीं जमा करी है, तो उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर खुद से डिसाइड करना कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। इसमें जो जो ब्लंडर हैं वो अभी मैं आपको वीडियो के आखिरी तक पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी जो भी दी गई है उसके समकक्ष अगर आपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखा है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो प्री एग्ज़ाम होने की तिथि तक आपके पास उसका अंक पत्र यानी मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। और जबकि विभाग ने ये नहीं बताया है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये ब्लेंडर है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। अब एग्ज़ाम का ही नहीं पता है कब होगा, तो आप अब क्या, चलो 7 जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा तो उस हिसाब से आप अपना देख लो और फॉर्म भरना। और दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आपको डिबार न किया गया हो किसी भी तरीके से, तो ये सब आप छुपाइएगा नहीं। और फॉर्म भरने के टाइम बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर आपका एक बार फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी फ़ीस जो है वो वापस होगी नहीं। उसके लिए आपको फिर से शुल्क जमा करना पड़ेगा और दोबारा फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विभाग वाले तो ऐसा लगता है कि खाली फ़ीस लेने के ही विचार से ये सब निकालते हैं। जब इनका नोटिफिकेशन पढ़ो समझ में आता है कि बस इन्हें फ़ीस ही चाहिए। तो फ़ीस हर जगह लिखा होता है, शुल्क किसी भी स्थिति में, ये भी आप देख लो सामने लिखा हुआ है। ये देखो, शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा द्वितीय आवेदन में उसका समाय, और ना ही आप जब दोबारा आवेदन करो तो उसमें उसको एडजस्ट भी नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका पहली बार कुछ दिक्कत हो गई तो आप समझ लो वो रद्द हो गया, पैसे भी गए। दोबारा नया करो, उसमें नए 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 तरीके से सारा प्रोसीजर करो, शुल्क दो, फीस दो, जो भी है। तो हम लोग अपनी मेन बात पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ़ीस की बात। अब हम लोग इसमें आपको मेन चीज़ बता दी। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें जितनी भी वैकेंसी आई हैं, तो चलिए वैकेंसी पे चलते हैं पहले। ठीक है, तो ये देखो, ये है वैकेंसी। ठीक है,
अब इसमें वैकेंसी दी हुई है संपादक, प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला। ठीक है। तो अब इसमें जितनी भी पद हैं, तो उसमें से कुछ कुछ जो हैं वो जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए वो पोस्टें हैं नहीं। ठीक है। और वो पोस्टें रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। जैसे संपादक में ही देख लो। ठीक है। प्रतिवेदक में देख लो, 4 में से 3 जो हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए हैं, एक खाली रिजर्व्ड कैटेगरी के। समीक्षा अधिकारी में 13 में से 7 हैं अनरिजर्व्ड के लिए, 3 हैं रिजर्व्ड के लिए, 2 हैं अनुसूचित जाति के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है। ऐसे करते हैं। तो मेन चीज़ अब यहाँ जो समझने वाली है कि भाई ये जितनी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए पोस्ट हैं तो वो तो उनके लिए ही रिजर्व्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि उनको रिजर्व्ड है, इसमें आरक्षण है। तो वो जो अपना अनरिजर्व कैटेगरी वाला है वो उसमें जाके नहीं भर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसका कंपटीशन हो गई नहीं। बट जो बेनिफिट मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरी को, कि अगर उनके पास, जैसे मान लीजिए कि ये संपादक में नहीं है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, या ये अपर निजी सचिव में नहीं है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहेंगे तो ये डायरेक्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आके फॉर्म भर सकते हैं। तो जिससे संख्या जो होती है कैंडिडेट्स की वो बढ़ जाती है। तो ये एक जो सेटबैक है वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए, और एक जो बेनिफिट है वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 87। बट हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, क्योंकि जो मेन कंपटीशन है वो यहीं होता है। ठीक है, बाकी तो वो रिजर्व्ड ही हो गई। ठीक है, उनमें तो वही लोग जाएंगे। बट इसमें क्या होता है कि अन जो रिजर्व्ड वाले हैं वो भी अनरिजर्व्ड में आके कई कुछ कुछ पोस्टों के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो 44 है। ठीक है, टोटल आप देख लो 44 पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी की 7 है, सहायक समीक्षा अधिकारी की 22 है। ठीक है, ऐसे करके 44 है। तो अब इसके 15 गुना। ठीक है, 15 गुना जो लोग हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 660 के आसपास। ठीक है। तो अब और फॉर्म कितने लोग भरते हैं, 2 ढाई 3 लाख के आसपास। तो अब 660 लोगों को भी अगर बुलाएंगे, और सिर्फ पोस्टें तो 44 ही हैं। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि कोई धांधली ना भी हो, कोई अंदर से सेटिंग वाले ना भी आएँ, तो सीधे मान लो फेयर सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके बेस पे माने तो 44 पोस्टों के लिए आप मुख्य परीक्षा में 660 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा में कुछ लोग बाहर होंगे, ठीक है, तो वो देखना होगा तब कितने लोग क्या होते हैं। खैर ये बात का विषय है। तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि सिर्फ 44 पोस्टें हैं। अब इसमें जो लोग हैं वो रिजर्व कैटेगरी वाले भी और अनरिजर्व कैटेगरी वाले भी टोटल 87, और अनरिजर्व वाले 44 हो गए। अब इसमें वो कई लोग होते हैं जो मतलब अपना स्पोर्ट्स के कोटे वाले हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, या ऐसे करके ना बहुत लोग आते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये देख लो भाई सबकी एलिजिबिलिटी, वैसे तो आप पढ़ लो। ठीक है, सबके लिए क्या क्या दिया गया आप पढ़ लो, ज़्यादा अच्छी बात है। हम मेन बात करने वाले थे, ठीक है, हाँ, ये कि विभाग किस तरह से ब्लंडर करता है, मेन मेन चीज़ों को ऐसी जगह रखता है कि आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। अब यहाँ कह रहा किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा ना हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। और महिलाओं के लिए यह है कि अगर वो 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाएंगी तो उन्हें अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। कभी कभी तो ये लगता है कि इन्हें तो पहले इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ये अपना मानसिक पहले इलाज कराएं, जिस तरह से धांधली और भ्रष्टाचार होता है। खैर, तो हाँ, तो ये इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो लोग सोच रहे हैं कि प्री का एग्ज़ाम पास कर लिया, मेंस का भी एग्ज़ाम पास कर लिया, और अगर कुछ धांधली होती है या कुछ अंदर से सेटिंग होती है तो आपको
जो मतलब योग्य कैंडिडेट हैं, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उनको निकालने के लिए एक ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा ब्लेंडर कर सकता है। तो जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए तब तक आपका जो ये परीक्षा या रिज़ल्ट है या जो भी आपका अपॉइंटमेंट है ना, वो रिस्क पर ही है। तो इसलिए मैं मेन मेन चीज़ें बताता हूँ जो आपको पढ़ने के बाद फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये चार आप चीज़ें देखते हो, ठीक है, सिलेबस, सैलरी, पोस्ट और एलिजिबिलिटी, उसके अलावा कुछ देखते नहीं, फॉर्म भरने लगते हो। बाद में जब कुछ होता है तब भाई विभाग अपनी चीज़ों को क्लियर रखता है, ठीक है। तो विभाग अपनी चीज़ों को जो है वो क्लियर रखता है, सॉरी। तो विभाग अपनी चीज़ों को इसलिए क्लियर रखता है ताकि कभी कल को कुछ कोर्ट केस वगैरह हो ना, तो वो साफ़ सुथरा बच जाए कि हमने तो जानकारी दी थी। तो ये ध्यान से रखना, ठीक है, कि अगर आप पेपर दे रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो अपने स्वास्थ्य पे और अपने शारीरिक और मानसिक उस पे भी काम करो जब तक आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि उनके पास यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये हो गई सबकी आयु, ये आप सब पढ़ ही लेना, आपको मालूम है सबको एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, ये सब है। मैं मेन चीज़ जो बताना चाह रहा था अब वो है, उस पे चलते हैं, उसके बाद वीडियो को, ठीक है, ख़त्म करते हैं। तो एक चीज़ मैंने ये बता दी शारीरिक वाली, जहाँ से वो ब्लेंडर कर सकते हैं। और एक चीज़ कहाँ गया, मैंने यहीं पढ़ी थी अभी, ठीक है, इसीलिए बोलते पूरा जो है ना वो नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो ये आ गया प्रारंभिक परीक्षा, आप सिलेबस देख लेना क्या है, कैसे क्या पढ़ना है। बस एक चीज़ बता के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप बस 5 मिनट में अभी इसको, ये परीक्षा का आ गया, शारीरिक हो गया, और कहाँ गया अन्य अनुदेश, हाँ ये मुझे बताना था। ये जो है, ये 8वां नंबर, आप ध्यान से पढ़ो। सिविल अपील संख्या 8300/2 2016 में संजय सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं संबद्ध अन्य सिविल अपीलों में मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26/8/2020 में पारित निर्णय में अवधारित सिद्धांत के अनुपालन में इस सचिवालय में तदर्थ संविदा के रूप में कार्य समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को चयन में वेटेज प्रदान किया जाएगा। तो ये भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो 44 या जो भी 87 वैकेंसी हैं, उसमें जो जो आम लोग हैं या आम कैंडिडेट हैं वो तो हैं ही हैं 2.5-3 लाख, ठीक है। बिना धांधली के बोल रहा हूँ, ठीक है ना, धांधली हुई या सेटिंग हुई उसकी जिम्मेदारी है नहीं, क्योंकि उसकी भी पूरी पूरी संभावना है। जिस तरह से विधान परिषद को डिट्टो कॉपी कर लिया गया यहाँ सिलेबस से, वैकेंसी से, शुल्क, सब कुछ डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट है, ठीक है। तो इनके हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए विधान परिषद की परीक्षा के बाद से, काफ़ी पैसा आ गया है, तो अब यहाँ भी इसीलिए 950 रखा है, सब कुछ वैसे ही है। और वैकेंसी है इतनी ऊँट के मुंह में जीरा टाइप वाली हैं। ये तो यूपीएससी से भी ज़्यादा भयंकर हो गया भाई, वहाँ तो कम से कम 800-900 वैकेंसी देते तो हैं। ये तो यहाँ पे बताओ 44-44 वैकेंसी पे 2.5-3-3 लाख, उसके अलावा अलग अलग आरक्षण भी, जो स्पोर्ट कोटा होगा, एनसीसी वाला होगा, एक्स आर्मी वाले होंगे, सबको। मेन चीज़ अब यहाँ है, ये जो चीज़ है ना, ये एट जो इसका 8वां नंबर है, बता दूँ कहाँ है, सॉरी, कहाँ है ये, आप भी एक बार पढ़ लेना, नहीं आप सोचोगे कि मैंने ऐसे ही बता दिया। तो भाई ये अन्य अनुदेश का 8वां नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो लोग विभाग में, ठीक है, विधानसभा सचिवालय में जो लोग संविदा पे होते हैं, यानी जिन्हें संविदा पे रखा गया था, ठीक है, तो उनके लिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है या ऑर्डर दिया है कि जब भी परीक्षा होगी इस विभाग की, तो उनमें सबसे पहले जो संविदा पे कार्यरत हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उनको चयन में वेटेज दिया जाएगा। तो अगर आप मान लो 100 नॉर्मल लोग, 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, ठीक है, और उधर अगर मान लो कि 20 या 30 लोग भी हैं जो इसमें संविदा पे थे, तो जो लोग नॉर्मल हैं, जो या बाहर से आए हैं, तो उनसे पहले इनको वेटेज दिया जाएगा। ये बात बहुत गौर करने वाली है,
इसीलिए मैंने बोला था कि पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, उसके बाद सोचना कि हमारे पास कितनी छोटी सी क्वांटिटी में चीज़ें दी जा रही हैं, उसके लिए कितनी ज़्यादा फ़ीस वसूली जा रही है। मतलब ये परीक्षा कराने से पहले ही इस तरह का लग रहा है ना कि ये पूरा एक प्री प्लान्ड गेम है। ठीक है, इस इनको धांधली ही करनी है, इसलिए इस हिसाब से ये प्री प्लान्ड करते हैं। अच्छा भाई, कितने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो हैं संविदा पे हैं, इसका कोई डाटा है नहीं। ठीक, जैसे परीक्षा के बारे में नहीं बताया कब होनी है, लेकिन अगर आप आखिरी वर्ष में हो तो आप ये खुद से कर लो, कुछ आपके पास पावर होगी जिससे आप अंतर्ध्यान कर लो कि परीक्षा कब होगी और आपको तब तक अपनी मार्कशीट लेनी है। तो उसी हिसाब से ये है कि इसमें ये नहीं बताया कि कितने समीक्षा अधिकारी संविदा पे हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी, बट उनको वेटेज देंगे। अब इसमें ये भी नहीं बताया है कि इन लोगों को, जैसे आम लोग फॉर्म भर के पैसे दे के और परीक्षा देंगे, ठीक है, और उनका कट ऑफ जाएगा, ठीक, फिर उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। तो उसी प्रकार से इनको भी परीक्षा देनी होगी जब ये उसी कट ऑफ में शामिल होंगे। ठीक है, फिर मुख्य परीक्षा में, फिर ऐसे मतलब जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो इन्हें भी देना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आगे जाएगा, जब नियुक्ति का टाइम आएगा, तब इनको क्या वेटेज दिया जाएगा। तो ये सब कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, जिसके लिए मैं आज दिन भर ट्राई करता रहा, बट जो विभाग में फ़ोन कर रहा था, बट किसी ने उठाया नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं विभाग में फ़ोन करूँ और इस जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए ना, उस पे मैं उनसे जानकारी लूँ कि वो क्या जानकारी देते हैं। अगर जो भी जानकारी मिलेगी तो मेरे चैनल पे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें थीं। अब सब कुछ आपके ऊपर है, आपको भरना हो तो आप भरो, नहीं भरना हो तो ना भरो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ना भरो, बट मेरे दिमाग में जो चीज़ें थीं, ठीक है, कि इसमें धांधली होने के इसमें भी चांसेस हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी आप क्वांटिटी में इतने सब चीज़ों को घुसेड़ रहे हैं। और जब आपके पास संविदा में पहले से लोग लगे हुए हैं तो पहले उनको परमानेंट करना चाहिए था ना, बाद में आप भर्ती निकालो। भर्ती तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है ना, ऐसा थोड़ी ना कि विभाग के अंदर वाले भी उसी में। और जो आदमी पहले से ही विभाग में काम कर रहा है, इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ धांधली होगी, क्योंकि जो भी किसी भी विभाग में जो संविदा में लगा होता है वो होता भले संविदा में, लेकिन उसके सब लिंक कॉन्टैक्ट अंदर जो बैठे होते हैं सब उनके पास हो जाते हैं। तो अंदर अंदर से सारी सेटिंग हो जाती है। ठीक है, ये इतना तो हमने भी दुनिया घूमी रखी है। ठीक है, इतना हमें भी ज्ञान मालूम है। बस ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा था ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मतलब ये क्या है। मतलब ये सिर्फ एक तरीके का, मतलब ऐसा लग रहा है ना सिर्फ ये लोग डकैती डालने के लिए घूम रहे हैं। मतलब वाइट कॉलर डकैत हैं ये लोग। इन्होंने पूरा प्लान, गेम प्लान बना रखा है विधान परिषद से। विधान परिषद को देख के इनका उत्साह बढ़ गया और इन्होंने वही पूरा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ लिख दी है। तो आप देख लो, ये जो 8वां नंबर है यही परेशान करता है इसमें, क्योंकि कुछ क्लियर दिया नहीं है कि इनको कैसा वेटेज देंगे। ठीक है, मान लो अगर इनके भी 100 नंबर हैं, अब पहली चीज़ तो ये नहीं क्लियर इनको पेपर देना है फ्रेश कैंडिडेट्स की तरह कि नहीं देना है। ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं वो कल अगर मेरी बात होती विभाग में तो जो भी होगा वो मैं कल क्लियर कर पाऊँगा। तो रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो भैया इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों का भला हो जाए। लाइक मारो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे भैया कि हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, और हम मेरी जो बातें हैं या मेरे जो विचार हैं वो आप में भी, आपके ऊपर भी फ़र्क डाल रहे हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।